देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। हमारे वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत होती है सऊदी अरब से आ रही एक अहम खबर के साथ। मक्का और मदीना में ज़ायोनी लॉबी ने कदम जमाए, खाना काबा और मस्जिद नबवी के पास खुले जुआ केंद्र। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में सुधारों के नाम पर देश भर में जुआ केंद्र और अय्याशी के अड्डे खोलने की खुली छूट दे दी। सऊदी अरब के सबसे पवित्र शहरों में शामिल मक्का और मदीना में इस समय ज़ायोनी लॉबी अपनी भरपूर ताकत के साथ मौजूद है। सऊदी अरब किसी ज़माने में वहाबी प्रचारकों को दुनिया भर में कट्टरता और चरमपंथ फैलाने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन अब इसी विचारधारा के प्रचारकों को इसराइल से रिश्तों को सामान्य करने और हिजाब को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरब के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और सऊदी तानाशाही के विरोधी अली हाशिम ने कहा कि देश में करप्शन और अन्याय बढ़ता जा रहा है। हाल इतना बुरा है कि सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट लाइक करने के जुर्म में एक 15 साल के बच्चे तक को मौत की सज़ा सुना दी जा रही है। वहीं 12 साल के अली सुबैती को सरकार विरोधी प्रदर्शन और सरकार गिराने की साजिश के आरोप में वर्षों से जेल में डाल दिया गया है। सऊदी अरब में फैले अत्याचार और करप्शन के बारे में बात करते हुए अली हाशिम ने कहा कि सऊदी अरब ने आखिरी बार 2018 में राजनीतिक बंदी बनाए गए लोगों की रिपोर्ट जारी की थी। उस साल भी 54 से 58 हज़ार लोगों को राजनीतिक विरोध के नाम पर बंदी बनाया गया था। अली हाशिम ने कहा कि सऊदी सरकार ने विकास कार्यों के नाम पर रियाज, जद्दा, कतीफ, मक्का और मदीना में भारी तादाद में लोगों को घरों से बेघर कर दिया है, जबकि जद्दा, मक्का और मदीना और ख़ासकर हिजाज में यहूदियों को बड़ी बड़ी ज़मीनें औने पौने दामों पर बेच दी गई हैं। सऊदी अरब के इस राजनीतिक कार्यकर्ता ने कहा कि इसराइली नागरिक अमेरिकी पासपोर्ट पर सऊदी अरब आते जाते हैं और यहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं। मक्का और मदीने में आधे घर ट्रंप के दामाद जैरेड कशनर की कंपनी की मिल्कियत हैं। सऊदी अरब के अलग अलग शहरों और ख़ासकर रियाज में जो यहूदी धर्मगुरु वहाबियों के साथ नाचते गाते और फ़ोटो खिंचवाते नज़र आते हैं, वो सब सऊदी अरब की नागरिकता रखते हैं और जैरेड कशनर के रियल इस्टेट ऑफिस में काम करते हैं। अली हाशिम ने कहा कि सऊदी सरकार ने मक्का और मदीना में पवित्र स्थलों के आसपास ही जुए और फसाद के अड्डे खोल दिए हैं। सऊदी युवराज सुधार के नाम पर कुरान और रसूल इस्लाम की इस पाकीज़ा सरजमीन को बेहयाई और शैतानी का सेंटर बनाने पर तुले हुए हैं। अगली खबर यूरोप पार्लियामेंट से आ रही है, जहां यूरोपीय नेताओं को ईरान के विरुद्ध साजिशें करने के लिए एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आयरलैंड का बड़ा बयान, ईरान को सीरिया बनाने की साजिश, दमिश्क को बर्बाद करने वाले बने खामोश तमाशाई। यूरोप पार्लियामेंट में कनाडा के प्रधानमंत्री समेत यूरोपीय राजनेताओं को उस वक्त बेहद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब आयरलैंड के प्रतिनिधि ने ईरान के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे और मीडिया वार की कली खोलते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ लगातार साजिशें की जा रही हैं। यूरोपीय संसद में आयरलैंड के प्रतिनिधि ने ईरान में दंगों के बारे में झूठ बोलने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री समेत पश्चिमी नेताओं की निंदा की और कहा कि कोई भी देश ऐसे दंगों को बर्दाश्त नहीं करता। यूरोपीय संसद में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के प्रतिनिधि मिक वालेस ने ईरान के खिलाफ मीडिया और पश्चिमी देशों के नेताओं के झूठ, दंगों का समर्थन और नकारात्मक प्रचार की कड़ी आलोचना की। मिक वालेस ने कनाडाई प्रधानमंत्री और यूरोपीय देशों पर नाम लिए बिना सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पिछले हफ्ते यूरोपीय संसद के कई सदस्यों, यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रालयों और यहाँ तक कि कुछ इंटरनेशनल नेताओं ने ईरान के बारे में गलत जानकारी साझा करते हुए दावा किया कि ईरानी सरकार ने 15,000 दंगाइयों को मौत की सज़ा देने का फैसला किया है। ट्रूडो के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए वालेस ने कहा कि जिस वक्त ये झूठ खुल गया तब कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपना ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन इस हरकत के लिए माफ़ी नहीं मांगी। ईरान के खिलाफ वेस्टर्न मीडिया और पश्चिमी नेताओं के झूठ का नमूना बयान करते हुए वालेस ने कहा, वो कहते हैं
कि ईरान में शांतिपूर्ण और कानूनी रूप से प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार लोगों को गैर कानूनी रूप से जेलों में ठूंसे हुए है। उन्हें आज़ाद किया जाना चाहिए। बहुत से लोग पुलिस के हाथों मारे गए। पश्चिमी देशों के इन दावों की पोल खोलते हुए वालेस ने कहा कि दंगाइयों के हाथों बहुत से लोग मारे गए। आगजनी और तोड़फोड़ की बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बनाया जा रहा है। ये हरकतें दुनिया के किसी भी कोने में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन के बयान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला किया गया है, साथ ही उसके खिलाफ मीडिया वॉर भी छेड़ दिया गया। ईरान के खिलाफ मीडिया वॉर और अराजकता फैलाने की हरकतों ने सीरिया संकट की याद दिला दी। सीरिया में सरकार विरोधी दलों की हिमायत करने वाले आज सीरिया की बर्बादी पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वालेस ने कहा कि सीरिया पर अतिक्रमण किया गया, उस पर जानलेवा पाबंदियां लगाई गईं, लाखों लोगों को बेघर किया गया, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या आप ईरान के साथ भी ऐसा ही करना चाहते हैं? गौरतलब है कि ईरान मामलों में अमेरिका के विशेष प्रभारी रॉबर्ट माली ने ईरान और विश्व शक्तियों के बीच वियना वार्ता बंद होने के मुद्दे पर कहा था कि फिलहाल हम ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन से उम्मीद लगाए हैं और ईरान के खिलाफ पाबंदियां और सख्त करेंगे। अगली खबर में बात करेंगे भारत और ईरान के गहराते रिश्तों की। विदेश मंत्री जयशंकर से मिले ईरान के उप विदेश मंत्री, भारत चाबहार को लेकर गंभीर। भारत यात्रा पर आए ईरान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री अली बाकरी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार शाम को ईरान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री अली बाकरी से मुलाकात की और ईरान के परमाणु समझौते JCPOA सहित दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर चर्चा की। अली बाकरी से मुलाकात की जानकारी खुद विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट करते हुए दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ईरान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री अली बाकरी कनी की मेज़बानी की। एस जयशंकर ने कहा कि हमने दोनों देशों के बीच सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और ईरान के परमाणु समझौते से जुड़े JCPOA के बारे में बातचीत की। गौरतलब है कि यूक्रेन युद्ध के कारण उपजे तेल और खाद्य संकट सहित तेजी से बदलते दुनिया के हालात और तब्दील होते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच ईरान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री की ये भारत यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। ईरानी राजनेता ने इस मुलाकात में भारत और ईरान के ऐतिहासिक रिश्तों को दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और सिक्योरिटी संबंधों की बुनियाद करार दिया। अली बाकरी ने कहा कि ईरान दोनों देशों के बीच सभी मैदानों में सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। बाकरी ने कहा कि हम दोनों देशों की क्षमताओं का प्रयोग करते हुए साझा खतरों से निपटने, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अगली खबर के लिए रुख करेंगे मिडिल ईस्ट का, जहां सीरिया और इराक पर तुर्की के हमलों की असल कहानी खुलकर सामने आ रही है। ISIS आतंकियों की रिहाई के लिए तुर्की ने किया जेल पर हमला, ऑयल फैसिलिटीज भी बनी निशाना। तुर्की ने आतंकवाद से संघर्ष के नाम पर एक बार फिर सीरिया के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए अपना अभियान शुरू कर दिया है। तुर्की के पार्लियामेंट चुनाव में अपनी पार्टी की डमाडोल स्थिति को देखते हुए जहां अर्दोगान एक तरफ राष्ट्रपति असद से मुलाकात की बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुर्द आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अर्दोगान ने जो ये अभियान शुरू किया है उसकी सच्चाई अब खुलकर सामने आ रही है। तुर्क सेना इन हमलों की आड़ में सीरिया के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की के इन हमलों में जहां सीरियन सेना के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं हस्का के निकट अली आगा इलाके में ऑयल फैसिलिटीज भी ड्रोन हमलों के निशाने पर है। तुर्क सेना ने पूर्वी कामिशली में भी दमिश्क के एक ऑयल स्टेशन पर हमले किए। रायुल-योम की रिपोर्ट के अनुसार तुर्क सेना ने सीरियन फौज के एक ठिकाने पर हमला करते हुए कम से कम 10 सीरियन जवानों को भी मार डाला। वहीं कुर्द बल SDF ने भी कहा है कि तुर्की हमारी जेलों में बंद ISIS के आतंकियों को छुड़ाने के मकसद से मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है।
एसडीएफ ने अपने बयान में कहा कि तुर्क सेना ने इस मकसद के लिए हस्का और कामिशली के नज़दीक जीरकीन जेल पर हवाई हमले किए ताकि आईएसआईएस आतंकियों को भगाया जा सके। यही नहीं, जब इन हमलों के बाद एम्बुलेंस और सहायता ले जा रही गाड़ियों के काफिले को जेल की तरफ आते देखा तो तुर्क सेना ने इस काफिले को भी गोलाबारी का निशाना बनाया। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश, दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।